नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम एक नए टॉपिक के साथ बेहतर शुरुआत करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि छोटी-छोटी क्लिप डाल दी, पूरा डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता, फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं फँसता और आप लोग बड़े परेशान रहते हैं। ये वादा है मेरा कि सारे प्रश्न मुगल डायनेस्टी के सॉल्व हो जाएँगे। पेपर में इसके अलावा और कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता। भूते न भविष्यते, ना ऐसा कभी बना है और ना आगे कभी बनेगा कि मेरे पढ़ाए हुए से प्रश्न ना आए। सारे प्रश्न यहीं से आएँगे। आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे। एकदम मलाई-मलाई आपके लिए मैं लेके आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि एमसीक्यू करा दिए आपको और कह दिया कि बस इतना होता है। सब कुछ कराया जाएगा विस्तार के साथ और समझ के साथ। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। एग्ज़ाम में खक जाएँगे आप लोग। आइए मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं मुगल डायनेस्टी। इतिहास संघर्षों का लिखा जाता है, कायरों का नहीं। जो संघर्ष करते हैं वही सफल होते हैं। मुगल डायनेस्टी किस प्रकार से भारत में बनी, यह आज हम विस्तार से समझेंगे। कैसे कोई बाहर से आकर और यहाँ के राजाओं पर शासन करने लग गया। कहते हैं भारत के राणा सांगा जैसे शेर थे, शेरों पे शासन किसने कैसे किया। कहते हैं कि घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो शेरों के घर में आकर कोई शासन कर ले, ये बहुत बड़ी बात होगी। आइए प्यारे साथियों, समझते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि संस्थापक कौन था। संस्थापक कौन था मुगल डायनेस्टी का? तो संस्थापक था प्यारे साथियों, बताइए जवाब। हाँ, बहुत बढ़िया। संस्थापक का नाम था बाबर। साथियों, मुगल डायनेस्टी का संस्थापक बाबर था। तो बाबर से जो प्रश्न बन जाते हैं, अगर आप वनडे एग्जाम में देखते हो तो कैसे प्रश्न बनते हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो मेंस में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इन सब की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। क्या प्रश्न आपको पूछा जा सकता है? मुगल डायनेस्टी का संस्थापक कौन? बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो इसका जन्म हुआ 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे का जो दिन हम मनाते हैं, 14 फरवरी 1483 को। कहाँ पर हुआ? तो फरगना में हुआ। कहाँ? फरगना में। प्यारे साथियों, फरगना का था ये, अर्थात यह कौन था? तुर्क था। कई लोग न्यूज में आके विवाद करने लगते हैं बाबर अफगान का था। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कैसे कैसे मूर्ख लोग नेता बन जाते हैं और हम और आप पर शासन करते हैं, जिन्हें इतिहास का आभाषा भी नहीं आता। तो ये कौन था? तुर्क था। और ये कविताएं लिखता था। तो इसने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी थी। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुगल वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी? तो क्या नाम होगा प्यारे साथियों? बाबर। इसकी आत्मकथा का क्या नाम था? तो इसकी आत्मकथा का नाम था तुजुको, तुजुको ए तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। प्यारे साथियों, बाबर के विषय में आने वाले जितने भी शासक थे, सबने उसके बारे में सुना। आने वाले जितने भी शासक थे, सबने बाबर के विषय में अध्ययन किया और बाद में अकबर काल में इसकी आत्मकथा का तुर्की से फारसी में अनुवाद हुआ। तुर्की से फारसी में अनुवाद हुआ। तो फारसी में जब अनुवाद हुआ तो इसका नाम रखा गया बाबरनामा। प्यारे साथियों, कई बार, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि बाबरनामा को किसने किसने लिखा। और कई बार मेरे प्यारे साथियों, आप एग्जाम में गलत कराते हो बाबर, यह गलत होता है। बाबरनामा को बाबरनामा को लिखने वाला कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम, ये वही रहीम है जिनकी कविताएं हम पढ़ते हैं, रहीम दास। अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना का मतलब प्रमुख, जो
लेखन का डिपार्टमेंट था उसका प्रमुख था, इसलिए इसको कहा जाता है अब्दुल रहीम रहीम खान ए खाना, खान ए खाना। खाना का मतलब डिपार्टमेंट, ए का मतलब का और खान का मतलब प्रमुख, यानी लेखन डिपार्टमेंट का प्रमुख अब्दुल रहीम खान ए खाना। प्यारे साथियों, क्योंकि यह संस्थापक है इसलिए इसके माता पिता के विषय में भी प्रश्न बन जाते हैं कि बाबर के पिता का नाम क्या था। बाबर के पिता का नाम क्या था। ये वन लाइनर प्रश्न कई बार पूछ लिए गए हैं, छोटे छोटे हैं। तो उनका नाम था मिर्जा। प्यारे साथियों, मिर्जा का मतलब, जैसे फरगना एक छोटी सी प्रांत है, तो इसका प्रमुख जो होगा वो मिर्जा, और इनका नाम हो गया उमर शेख। उमर शेख। प्यारे साथियों, यह तैमूर वंश का 4th जनरेशन में था। 4th जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी किसकी? तैमूर की। प्यारे साथियों, ये वही तैमूर लंग है जिसने दिल्ली सल्तनत पर भी अटैक किए। तैमूर लंग। क्यों मैं माता पिता के बारे में बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं माँ के विषय में बताऊंगा कि बाबर की माँ का क्या नाम था। तो माँ का नाम था कुतलुग। कुतलुग। कुतलुग निगार। ये जो कुतलुग निगार है, यह कुतलुग निगार, यह चंगेज खां, सबसे ज्यादा इतिहास का क्रूर शासक चंगेज खां की, चंगेज खां की, चंगेज खां की। सब कुछ यहीं आपको याद हो जाएगा, बस आपको देखते रहना है। 21वीं पीढ़ी में थी। अब देखिए संघर्ष किस प्रकार से होता है, कैसे रिलेट किया जाता है। तो बाबर ने स्वयं को कहा कि मैं वह हूं जिसके अंदर तैमूर और चंगेज की, तैमूर और चंगेज की लहू की फुहारें बहती हैं। मैं वो हूं, मेरी नसों में, मेरी धमनियों में चंगेज और तैमूर की नसों का फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। जब बाबर ने यह कहा, स्वयं को इस तरह कनेक्ट किया, तो फिर उसने कहा कि ये जो समरकंद है जिस पर कभी तैमूर का शासन होता था, इस पर मेरा शासन होना चाहिए। और वह अपनी आत्मकथा तुझु के बाबरी में कहता है कि समरकंद से सुंदर दुनिया में और कोई शहर नहीं है। तो इस पर शासन के लिए वो संघर्ष करता है। ये 11 साल का लड़का है, देखिए आप, 11 साल का लड़का है बाबर। इतिहास में क्या हमें संघर्ष की सीख मिलती है। अब समरकंद पे शासन कैसे करेगा? समरकंद पर इस समय कौन है? तो समरकंद पर इस समय बैठा है शेवानी खां। कौन बैठा है प्यारे साथियों? शेवानी खां। जब आपके कॉम्पिटिटर बड़े होते हैं तो आपकी मेहनत भी बड़ी हो जाती है। जब आप देखते हैं कि इतने मेरे कंपटीटर हैं तो मैं रात में कैसे सो सकता हूं, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो कंपटीशन से डरना नहीं चाहिए। शैबानी खां से जरा सा 11 साल का लड़का है, छोटे से प्रांत फरगना का है, और समरकंद की ओर नजर गड़ाए बैठा है, और इनसे कंपटीशन भी करेगा। इधर ईरान में इस्माइल शाह हैं। ईरान में कौन है? इस्माइल शाह हैं। इन दोनों से कंपटीशन ही नहीं करेगा, बाबर समरकंद को हत्या भी लेगा और समरकंद का सम्राट बन जाएगा। परंतु फरगना में विद्रोह होगा, फरगना जाएगा, इधर समरकंद हाथ से चला जाएगा। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। जो आधी रोटी को छोड़कर पूरी रोटी की तरफ धापता है, उसको ना आधी मिलती है ना पूरी मिलती है। इसीलिए प्यारे साथियों, मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि जो भी नौकरी आ जाए, अभी रेलवे ग्रुप डी की आई थी, मैंने कहा इसके लिए भी प्रयास करो।
एसएससी एमटीएस की आ रही है, इसके लिए भी प्रयास करो, जो मिल जाए उसको पकड़ लो। अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसको पकड़ लो। हम लोगों ने नया स्टार्ट किया है पूरा आप लोगों के लिए। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की आ रही है, छोटी बड़ी मत देखो, सरकारी नौकरी एक बार आपको मिल जाए, एक टैग हो जाए आपके अंदर कि आपकी सरकारी नौकरी है, आपके पिता का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। प्यारे साथियों, लग जाइए, बैठ जाइए कॉपी पेन लेकर, और कसम लीजिए माँ भवानी की कि जब तक यह क्लास खत्म नहीं होगी तब तक मैं कहीं हिलूंगा नहीं। उछल कूद नहीं करनी है, जैसे ऑफलाइन में क्लास चलती हैं वैसे ही आप सबके लिए हम यह क्लास का माहौल लेके आए हैं। इसमें बैठिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए हमारे साथ। जब ये हाथ से चला गया तो अब जो बाबर है वो भारत की तरफ रुख करेगा, और भारत पर पहला जो अटैक करेगा बाबर, वो करेगा बाजरा के किला पर। ये पंजाब में था प्यारे साथियों, अब तो पाकिस्तान में आएगा यह, लेकिन उस समय पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में आता था। तो बाबर का पहला अटैक कौन सा हो जाएगा? बाजरा के किला पे। ये कब किया गया? 1519। कब किया गया? 1519 को। इसके पश्चात बाबर ने बाबर ने बाबर ने अपना पांचवा पांचवा जो अटैक किया, पांचवा अटैक, ये आक्रमण जो किया गया, वह कब किया गया? ये किया गया 21 अप्रैल। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, पूरा डेट और पूरी पूछी जाती है। 15 अप्रैल 1526, 16 अप्रैल 1526, 17 अप्रैल 1526, ये भी याद रखनी है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, मैं बार बार कह रहा हूं। ये था पानीपत का पहला युद्ध, जिसने भारत की जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों बदल दी। पानीपत का युद्ध ये किस किस के बीच हुआ? ये कई बार पूछा गया, बताइए कमेंट में किस किस के बीच हुआ पानीपत का पहला युद्ध? ये किसके बीच हुआ? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। किसके बीच हुआ? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी की इतनी विशाल सेना, बाबर छोटी सी सेना के साथ है, किस प्रकार से इस युद्ध को जीतेगा? कोई भी दृष्टिकोण से बाबर जीत नहीं सकता। बाबर फिर कहता है क्या करूं मैं? तो कहता है गुलबदन बेगम इधर आओ, बाबर की लड़की है। जब हम लड़ने बाहर चले जाते थे तो क्या सिखाते थे हमारे पूर्वज? तो गुलबदन बेगम ने कहा कि वो एक पद्धति बताते थे, उस पद्धति का नाम था, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लो, तुलगमा पद्धति। इस पद्धति की मदद से बाबर इस युद्ध को जीता। इस पद्धति में बताया था कि दुश्मन को चारों तरफ से घेर लो, आगे कम सेना लगाओ, रिजर्व में सेना रखो, और जब दुश्मन भागने लग जाए तो पीछे से भी मारो। और यही कारण था कि दिल्ली सल्तनत जो 300 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की, उसका पहला ऐसा सुल्तान जो युद्ध भूमि में ही मारा गया। भागने मत दो, दुश्मन का सर्वनाश कर दो, जिसको हम चाणक्य नीति कहते हैं। इब्राहिम लोदी युद्ध के दौरान मारा गया। ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, मैं प्रश्न बताता जा रहा हूं कैसे कैसे आएंगे। दिल्ली सुल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी, दिल्ली सुल्तनत का ऐसा सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया, इब्राहिम लोदी। ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे तुलगमा पद्धति के द्वारा। अच्छा, अब बाबर से भी प्रश्न आएंगे क्योंकि युद्ध जीता है, आएंगे। तो क्या आएगा कि भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग करने वाला बाबर। जब इस युद्ध को जीत जाएगा तो उस समय जो चांदी के सिक्के चलते थे कलंदर, यह काबुल में जाके बंटवाएगा, इसलिए कलंदर की उपाधि धारण करने वाला बाबर। और बाबर इस युद्ध के बाद बादशाह की उपाधि धारण करेगा। एक तो 1507 में धारण की थी, अब भारत में बादशाह की उपाधि धारण करेगा। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में सुल्तान हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो खलीफा से परमिशन लिया करते थे, तब वो सुल्तान होते थे। बाबर ने कहा मैं किसी से कोई परमिशन नहीं लूंगा, मैं हूं बादशाह, तो बादशाह की उपाधि धारण करेगा।
प्यारे साथियों, राजपूत सोच रहे थे कि बाबर तैमूर की तरह आएगा, लूटेगा और चला जाएगा, परंतु बाबर तो गया नहीं। इसलिए अब एक और युद्ध होगा जिसको हम बोलेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, इतिहासकार जिसको महत्वपूर्ण बोलते हैं वह पानीपत का युद्ध है। लेकिन बाबर अपनी आत्मकथा अभी मैंने बताई थी, बताइए कमेंट में। हाँ, बहुत सही। तुझुके बाबरी में कहता है कि मेरी पूरी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था खानवा का युद्ध, क्योंकि मेरा सामना हो रहा था राणा सांगा से। बड़ा बहादुर वीर, भारत का वीर है ये राणा सांगा। 1516 में इब्राहिम लोदी को हरा चुका है। इसके नाम से भारत की जितने भी सेनाएं थीं कांप जाती थीं, बाबर की सेना भी कांप गई। जब ये युद्ध हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अब तो बाबर की सेना पस्त हो जाएगी, लेकिन बाबर का इसमें अपना योग्य सेनापति दिखाई देता है। जब इतना महत्वपूर्ण युद्ध हुआ तो बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। ध्यान दो, बहुत महत्वपूर्ण है। बाबर ने किस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया? खानवा के युद्ध को। जिहाद का मतलब धर्म युद्ध। और उपाधि ली, बाबर ने उपाधि ली जिसको बोलते थे गाजी। ये कई बार पूछी गई है। क्या पूछा गया है प्यारे साथियों कि बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि ली? किस युद्ध में गाजी की उपाधि ली? तो उसका नाम है खानवा का युद्ध। बाबर ने किस युद्ध में शराब पर प्रतिबंध लगाया? खानवा का युद्ध। अंततः मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको सारा समाहित कर देना है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से बन रहे हैं सिर्फ सार सार आपको बताना है। गाजी की उपाधि धारण की, जिहाद का नारा दिया, और अंत में जब ये युद्ध जीत गया तो फिर तीसरा युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध प्यारे साथियों, ये चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, लिंक करके ऐसे आपको पढ़ा दूंगा कि आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा, ये कहीं नहीं रहेगा। चंदेरी का युद्ध प्यारे साथियों अभी राणा सांगा से खानवा का ही हुआ। खानवा में राणा सांगा हार गए तो राणा सांगा के ही सेनापति हैं जिनका नाम है क्या? मेदिनी राय। मेदिनी राय, तो उनके साथ बाबर लड़ेगा। ये कौन है? ये राणा सांगा के सेनापति हैं। चंदेरी कहाँ है? तो चंदेरी एक जगह मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है ये? मध्य प्रदेश में। कब ये युद्ध हुआ? कब ये युद्ध हुआ? तो 1528 में। बाबर कूटनीति के साथ इसको भी जीत गया। अरे शर्म करो, देखो बाहर से आया है और लगातार युद्ध जीतता चला जा रहा है। यहाँ की भाषा नहीं जानता, यहाँ के लोगों को नहीं जानता, विदेशी है विदेशी, और फिर भी जीतता चला जा रहा है। इसको कहते हैं संघर्ष, इसको कहते हैं कूटनीति। एग्जाम में ये प्रश्न आ गया, ये तो हमने पढ़ा नहीं था, ये कहां से आ गया? देखो कैसे कैसे लोगों से मिल रहा है, फिर भी उन चीजों को कर पा रहा है। कंसेप्ट बनाओ प्यारे साथियों, कंसेप्ट बनाओ, सफलता कदम चूम जाएगी आपकी। हम जिस चैनल पे हैं यहाँ सारे समाधान मिलेंगे। एग्जाम समाधान को अभी सब्सक्राइब कीजिए और लग जाइए हमारे साथ। यहाँ पे मेदिनी राय की हार हो गई। इसके बाद फिर उसने जो युद्ध लड़ा उसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया यह? तो यह युद्ध लड़ा गया 1529 में। 1529 में किस किस के बीच? बाबर वर्सेस किसके? बताइए। महमूद लोदी। महमूद लोदी, यह कौन है? यह इब्राहिम लोदी का भाई है। बाबर इसको भी परास्त कर देगा। अंत में जब यह इस युद्ध को जीत जाएगा तो बाबर संपूर्ण रूप से दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाएगा। ये सारे युद्ध महत्वपूर्ण हैं साथियों। कहते हैं कि हुमायूं बीमार पड़ गया, बाबर बहुत परेशान हुआ, क्या किया जाए? अंत में उसने खुदा से कहा कि ए खुदा, मेरी इस जवानी को मेरे बच्चे को दे दे। ए खुदा, मेरी इस जवानी को मेरे बच्चे को
दे दे। और कहा जाता है कि अंत में बाबर बीमार पड़ने लगा, हुमायूं स्वस्थ होने लग गया और 1530 में बाबर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके पश्चात युग जो शुरू हो जाता है उसको हम बोलते हैं हुमायूं का युग। हुमायूं का अर्थ होता है प्यारे साथियों, हुमायूं का अर्थ होता है, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, भाग्यशाली। पर हुमायूं के लिए, हुमायूं के लिए लेन पूल कहता है कि हुमायूं से ज्यादा भाग्यहीन कोई भी नहीं था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे राज्य को मेरे चारों पुत्रों में बांट दिया जाए। हुमायूं ने वही किया। उसने अपने भाइयों में अपने साम्राज्य को बराबर बराबर बांट दिया। इसलिए प्रश्न यह पूछा जाता है कि मुगल सल्तनत का वह कौन सा बादशाह था जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यह हम सल्तनत पढ़ रहे हैं, यहाँ एक दूसरे भाई को मार दिया जाएगा जब आगे मैं बताऊंगा। और यहाँ हुमायूं को देखो कि वह कितना ईमानदार है कि वह अपने राज्य का बंटवारा कर रहा है। हुमायूं का एक अभियान है जिसको बोला जाता है मालवा का अभियान, मालवा का अभियान। देखो, हुमायूं को जो सत्ता मिली है वह सुव्यवस्थित नहीं है, क्योंकि लगातार हुमायूं का बाप, जिसको बाबर कहा जाता है, वह युद्धों में संलग्न रहा है। इसलिए अब इसका प्रशासन कैसे बनाया जाएगा, यह पूरी जिम्मेदारी हुमायूं पर थी। राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है। राणा सांगा की पत्नी कर्णावती अपने पुत्र विक्रमजीत के साथ शासन सत्ता संभाल रही है। तो इसका फायदा उठाते हुए साउथ से एक अफगान जिसका नाम है बहादुर शाह, वह राजपूताना पे आक्रमण कर देता है और इससे भयभीत होकर रानी कर्णवती हुमायूं के लिए राखी भेजती है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि मुगल सल्तनत के किस बादशाह के लिए राखी भेजी गई थी, तो रानी कर्णवती के द्वारा। हुमायूं मालवा का अभियान करता है जिसमें बहादुर शाह को हराता है और अंत में पुनः दिल्ली चला जाता है। इसके पश्चात इधर अगर हम भारत में देखें तो इधर जो हमारा वेस्ट बंगाल रीजन है, इधर की तरफ एक शासक जिसको हम कहेंगे बिहार के छोटे से क्षेत्र पर शेर शाह है, यह बंगाल अभियान शुरू कर देता है। उस समय वेस्ट बंगाल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, पूरा बंगाल एक था। तो इधर यह बंगाल अभियान कर देता है। जब शेर शाह बंगाल अभियान कर देता है तो प्यारे साथियों, हुमायूं घबरा जाता है, क्योंकि अगर बंगाल उस समय समृद्धि का केंद्र हुआ करता था और जिसके पास पैसा होगा प्यारे साथियों, उसके पास पावर होगी। वो कैसे होगी? क्योंकि धन से ही आप सेना अर्जित कर सकते हैं, धन से ही आप आवाम को संतुष्ट कर सकते हो। तो कहीं यह अधिक धन ना प्राप्त कर ले, इसलिए हुमायूं चुनार के किले की तरफ अभियान करता है। उस समय चुनार के किले को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता था। इसी के कारण स्वरूप प्यारे साथियों, इसी के कारण स्वरूप प्यारे साथियों, चौसा का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध। यह पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1539 में। इस चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार होती है और वह गंगा और कर्मनाशा नदी की गंगा और कर्मनाशा नदी की उफान में कूद जाता है,
जिसमें निजाम भिस्ती के द्वारा हुमायूं की जान बचाई जाती है। यही कारण था कि वह हुमायूं निजाम भिस्ती को एक दिन का सम्राट बनाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि एक दिन का सम्राट कौन था, तो निजाम भिस्ती। और यही निजाम भिस्ती पूरे इतिहास में, ध्यान दो, पूरे इतिहास में पहली बार चमड़े के सिक्के चलवाता है। चमड़े के सिक्के चलवाता है। चमड़े के सिक्के चलवाता है। तो चमड़े के सिक्के चलवाने वाला बादशाह निजाम भिस्ती। बाद में जब इसकी डेथ हो जाती है तो एक झुनझुन कटारा आगरा में हुमायूं के द्वारा बनवाया जाता है, निजाम भिस्ती का झुनझुन कटोरा। इसके बाद साथियों बिलग्राम का युद्ध होता है। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध यह कब हुआ? 1540 में। इसमें शेरशाह सूरी निर्णायक रूप से हुमायूं को परास्त कर देता है और सिंध तक दौड़ाता है। अंत में हुमायूं भागकर ईरान चला जाता है। लेकिन ईरान जाने से पहले वह एक इस्लामिक धार्मिक गुरु जिनका नाम था मीर अकबर अली के खान का मतलब होता है आश्रम। अकबर अली के आश्रम में रुकता है। रात्र के समय मीर अकबर अली अपनी पुत्री से कहते हैं कि हुमायूं के कक्ष में रोशनी कर दे। वह रोशनी करने जाती है। उस रोशनी में हुमायूं अकबर अली की 13 वर्ष की पुत्री हमीदा बानो को देखते हैं। और हमीदा बानो को देखकर कुछ कुछ दिल करने लगता है, दिल में कुछ कुछ होता है। हुमायूं कहता है अकबर अली से कि यह अपनी पुत्री मुझको दे दो। अकबर अली कहते हैं कि 5000 बेगमें हैं तेरे पास, इस 13 वर्ष की लड़की का क्या करेगा, ये तो कन्या है। लेकिन हुमायूं, देखो कितने दुष्ट थे ये लोग। हुमायूं नहीं मानता, वो कहता है मैं इसको बेगम बनाऊंगा। हुमायूं कहता है मैं इसको बेगम बनाऊंगा। अंत में हमीदा बानो बेगम बन जाती हैं। भाई अब राजा के सामने वो कर भी क्या सकता है, वरना मार दिया जाएगा। अकबर अली एक्सेप्ट कर लेता है। हमीदा बानो बेगम बन जाती हैं। यह गर्भवती हो जाती हैं। जब गर्भवती हो गई तो इसने अपने भाई कामरान के पास हमीदा बानो को नहीं रोका। यह क्या करता है, यह राणा यानी राजपूत जो लोग हैं उनके पास, अमरकोट के, वहाँ अमरकोट के ये जो राणा हैं उनके पास हमीदा बानो को रोकता है। और यहीं पे प्यारे साथियों अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म होता है। 1555 डेट याद रखिए। 1555 में सरहिंद का युद्ध होगा। इस सरहिंद के युद्ध में बैरम खां की मदद से, ईरान के शाह की मदद से, अकबर तो इस समय बहुत ही छोटा है, हुमायूं फिर दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाता है। अब याद देख रखना आप, जुलाई 1555 में गद्दी मिली है, ध्यान देना प्यारे साथियों। और जनवरी 1556, मात्र 6 महीने ही सत्ता का उपभोग कर पाया। जनवरी 1556 को दीन पनाह स्थल की पुस्तकालय से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मौत पर लेनपूल कहता है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़कते लुढ़कते ही इसकी मृत्यु हो गई। अब और क्या प्रश्न बनेंगे हुमायूं से? तो आपको पूछा जाएगा कि मुगल सल्तनत का वह कौन सा बादशाह था जो युद्ध के समय पुस्तकालय साथ लेके जाता था। पढ़ने का बहुत शौक था इसको, पुस्तकालय से ही गिर के मर गया। युद्ध में भी पुस्तकालय लेके जाता था, लाइब्रेरी साथ में रखता था। मुगल काल का वह कौन सा बादशाह था जिसे ज्योतिष में ज्यादा रुचि थी? हुमायूं।
मुगल काल का वह कौन सा बादशाह था जो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के यानी 7 रंगों के कपड़े पहनकर बैठता था? क्योंकि ज्योतिषाचार्य था, लेकिन ज्योतिष काम नहीं आई, लाइब्रेरी से गिर के ही मृत्यु हो गई। इसलिए आप भी ज्योतिष के चक्कर में मत पड़ना प्यारे साथियों, कि कोई हमारे हाथ में बता दे सरकारी नौकरी है कि नहीं। कोई हाथ में नहीं आपके सरकारी नौकरी बताएगा, आपको अपना पुरुषार्थ करना होगा। और 8 घंटे हमारी क्लासें लाइव चला करेंगी, बैठ जाओ आप, 3 महीने दे दो, गारंटी है मेरी। अगर आपके हाथ में सरकारी नौकरी ना हो तो मेहनत से सब कुछ मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है। ये ज्योतिष का प्रमाण आपके सामने हो गया हुमायूं का। हुमायूं के मौत के समय अकबर पंजाब में था, कालानौर में, वहीं उसका राज्याभिषेक हो जाता है। बाद में वह दिल्ली की गद्दी पर काबिज होता है अकबर। अकबर का शासनकाल प्यारे साथियों कब से कब तक? 1556 से 1605 ईस्वी तक। इसको और हम बांट सकते हैं, 1556 से 1560। इस काल के दौरान अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा, इसलिए इसको बैरम खां के संरक्षण का काल कहते हैं। 1560 से 1564 अकबर की जो एक फोस्टर मदर कहा जाता है, जिस मदर का अकबर ने दूध पिया था, उनका नाम था महामंगा। तो 1560 से 1564 तक का जो शासनकाल था, इसको पर्दा शासन भी कहा जाता है, या हरम का शासन भी कहा जाता है, या पेटीकोट शासन भी कह दिया जाता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा पेटीकोट शासन, वास्तविकता में इतिहासकारों ने कहा है, क्योंकि इसमें हरम की जो महिलाएं हैं उनके अनुसार शासन हो रहा है, इसलिए 1560 से 64 का पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। पूछा जाए कि मुगल सल्तनत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो महाम अनगा ये पहली महिला प्रधानमंत्री है, याद रखिए इसको। 1560 से 1564 तक। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में पेटीकोट शासन रहता है। 1560 में एक षड्यंत्र रचा जाता है प्यारे साथियों, जिसमें बैरम खां को अपमानित किया जाता है और मक्का के लिए हज यात्रा को भेजा जाता है। वहीं पर बैरम खां की एक अफगान के द्वारा मौत कर दी जाती है। फिर बैरम खां की जो पत्नी थी, जिसका नाम था सलीमा बेगम, बैरम खां को अकबर का गुरु भी माना जाता है, लेकिन यह अपनी गुरु की पत्नी के साथ निकाह कर लेता है। और सलीमा बेगम के ही पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम। इनको बाद में खाना बना दिया जाएगा, जो क्या करेंगे, जो बाबरनामा लिखेंगे। ये याद रखिए साथियों, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, जो बाद में बाबरनामा लिख देंगे। अपनी ही गुरु की पत्नी के साथ शादी कर ली, अब्दुल लतीफ अपने ही गुरु की पत्नी के साथ शादी कर ली। अब ये महान लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस प्रकार से कहीं मत जाइए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस प्रकार से हम पूरी डिटेल के साथ अकबर को पूरा खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।